मत करो ना लेक्चर टाइम चार्जर का वो लिखे हुआ है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग लाइट चालू कर। हेलो हेलो, यस एवरीवन रेडी? चलो एवरीवन इज रेडी नाउ। टैक्स के लेक्चर के लिए धीरज रेडी? वेरी गुड। सो यस, वी ऑल आर हियर and we have to start new topic today. Just give me one moment. Everything is ready, by the way. Okay. Fine. So yes, taxation, as we know, is a very vast subject. The whole subject of taxation is divided into two branches. We know that: direct tax and indirect tax. Direct tax is a tax on person, indirect tax is a tax on goods and services. डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। In income tax, which carries 60 marks of our syllabus, a very vast syllabus, है ना? हाँ बता देंगे आप, कोई टेंशन मत लो, है ना? कोई टेंशन मत लो, अभी धीरज आपको हम बता देंगे उसके बारे में। इनकम टैक्स इज वेरी वास्ट, ऑब्वियसली. We have completed basic concepts: residential status, scope of total income, income from house property, and income from salary. In other words, as far as the heads of income are concerned, हेड्स के बारे में थोड़ा सा ही बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे, कि देखो थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप देता हूँ इनकम टैक्स के बारे में. इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन. जो इनकम पर्सन कमाता है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है. हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको. इनकम जनरली मीन्स अर्निंग्स, जो आपने कमाया, आपने नौकरी की, पैसा कमाया, घर भाड़े पर दिया, भाड़ा कमाया, बिजनेस करते हो, गुड्स बेचा, पैसा कमाया, प्रोफेशनल हो, सर्विस दे रहे हो, पैसा कमाया, एसेट बेचा, प्रॉफिट कमाया, और भी अदर सोर्सेज से पैसा कमाया. आप पर्सन हो. पर्सन वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट में डिटेल डेफिनेशन है, फर्स्ट टॉपिक में हमने किया है. इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, बहुत कुछ, बट हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल तक सीमित है. इनकम टैक्स सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको दो चीज की नॉलेज चाहिए, स्पेशली नए स्टूडेंट ज्यादा ध्यान से सुने. इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स. ऑफ कोर्स उतना जितना हमारे सिलेबस में है. इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी वास्ट, एंड इन सीए फाइनल यू हैव द होल इनकम टैक्स एक्ट एज द सिलेबस. और सीए की लाइफ में, सीए की पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टैक्सेशन है, इस बारे में कोई शक नहीं है.
है कि नहीं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स, 1961 इनकम टैक्स एक्ट, 1962 इनकम टैक्स रूल्स। हमें इनकम टैक्स सब्जेक्ट में सीखना क्या है, एक बंदे की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसने पूरे साल में जो कमाया है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ब्रीफ फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 12 मंथ्स, द करंट ईयर अप्रैल टू मार्च। देखो इंग्लिश में प्रीवियस पिछले को बोलते हैं, लेकिन टैक्सेशन में प्रीवियस ईयर मींस द करंट ईयर। इट इज ऑलवेज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। हमारी स्टडी के लिए प्रीवियस ईयर है 2021। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, करीब 20 इयर्स हो गए मुझे इनकम टैक्स पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने उनको पढ़ाया था 1920 से ज़्यादा एक्चुअली, और हम जो पढ़ रहे हैं वो है 2021। तो मुझे याद है मैं PY 99 2000 जब से टैक्स जब करा रहा हूँ, तो एवरी ईयर आई ऑल्सो हैव टू अपडेट माई सेल्फ बिकॉज द लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ व्हाट वी आर फॉलोइंग इज PY 2021। लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर बाय द इनकम टैक्स एक्ट। आपको पता है अभी भी निर्मला मैडम, सीताराम मैडम जो है हमारी, उन्होंने अभी बजट पेश किया, बट दैट बजट इज रिलेवेंट फॉर PY 21-22। तो वो ठीक है, आप नॉलेज के लिए उसको सुनो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे भी है, सब ठीक है। बट हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो है PY 2021, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, PY 2021। अच्छा, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड। आपने जो कमाया तो गवर्नमेंट को आप बताते हो मैंने ये कमाया। हाँ, उसमें बहुत चोरियां होती है, ब्लैक मनी है, ये है, डिस्क्लोजर लोग बराबर नहीं करते। पता है, अगर हमारा पूरा इंडिया बराबर से इनकम टैक्स भरे ना, तो हम लोग अमेरिका तो को आराम से हरा दें। हरा दे मीन्स कुछ नहीं है वो लोग हमारे। लेकिन हमारे एक्ट में कई लूप होल्स हैं, कई कमियां हैं, जिसकी वजह से लोग फायदा उठाते हैं, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो एक दूसरी बात है, बट डेफिनेटली दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब हुआ ये कि आपने जो कमाया वो आप गवर्नमेंट को बताओगे, उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। धीरे धीरे आपको सब मैं बताऊंगा, लेकिन आज क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैलरीज में वो लोग कंफ्यूज थे, आई नो, बिकॉज आप थोड़ा बीच में से हमको ज्वाइन किए, वो अलग बात है, वो पूरा रिकॉर्डिंग भी अपने पास, वो बाद में बात करेंगे, डोंट वरी, और भी बहुत बात करेंगे। तो असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल इनकम टैक्स होती है। अभी आपने जो कमाया आप गवर्नमेंट को बताओगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो आपका असेसमेंट करेगा, वो चेक करेगा भाई हाँ इसने बराबर सब लिखा है क्या, कुछ छुपाया तो नहीं, खर्चा बराबर क्लेम किया है क्या, इनकम बराबर दिखाया है क्या, और वो आपका असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा, मतलब असेसमेंट फाइनल करके पास कर देगा। अगर पास नहीं करेगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपको काफ़ी तकलीफ देगा। वो सब सिलेबस में नहीं, बट बताता हूँ असेसमेंट प्रोसीजर्स, सेक्शन 141, 142, 143, 144, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बहुत कुछ है, वो CA फाइनल में है, बट असेसमेंट होगा। तो हमें ये सीखना है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने कहा कि आप स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बनाओगे, तो इन अदर वर्ड्स वो टोटल इनकम के स्टेटमेंट में आप इनकम दिखाओगे अर्न्ड बाय यू अंडर द 5 हेड्स। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इनकम टैक्स में आपको ब्रीफ समरी दे रहा हूँ स्टार्ट के इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स की। 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम टैक्स एक्ट में इनके सेक्शंस हैं, जैसे सैलरी का 15 to 17, नॉलेज के लिए सुन लो। हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27, मुझे सारे सेक्शंस याद है, अपना तो सब्जेक्ट है। बिजनेस का 28 से 44D, कैपिटल गेन का 45(1) सिलेक्शन सेक्शन 55, और अदर सोर्सेज सेक्शन 56 to 59। आज हम इतना गर्व से कह सकते हैं कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हमारा तरर हो गया। सैलरी में हमने कुछ एक्स्ट्रा भी जो भी था, मतलब था तो सिलेबस में वो भी किया, कुछ नहीं छोड़ा, बस बहुत पढ़ लिया सैलरी। और हाउस प्रॉपर्टी भी एक छोटा टॉपिक था। सो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, आपको पता ही है। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो अगर थोड़ा बहुत खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल स्टेटस से पहले स्टार्ट करें, फिर स्कोप ले, फिर हाउस प्रॉपर्टी ले, और फिर सैलरी ले। मतलब अगर आप खुद थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहते हो, अभी टाइम है, कॉलेज वॉलेज तो अभी चालू होने वाला है नहीं, लगता तो नहीं है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस। इनफैक्ट अभी जो चालू था वो भी ये लोग बंद कर रहे हैं, पूना एटसेट्रा में भी क्लोज कर दिया है, एंड जो भी। So you can use this time, and I believe everybody should give 2 groups for November exam, because you have all the time available. The thing is, आप imagine करो अगर ये नॉर्मल ईयर होता, कोरोना नहीं होता, ऑफ कोर्स कोरोना है तो बहुत अच्छी बात नहीं हो तो बहुत बुरी बात है।
तो आप मार्च तक तो पूरा कॉलेज में ही बिजी होते हैं, कॉलेज में एग्जाम देना है, भागना है, ये करना है, वो करना है। 15 अप्रैल तक ऐसे ही निकल जाता। फिर उसके बाद ठीक है 1-1.5 महीना मिलता, फिर 15 जून से फिर से कॉलेज का टेंशन चालू, कॉलेज जाना है, ये सबमिट करना है, वो हो गया, अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। फिर दिवाली के आसपास एग्जाम आते हैं, मतलब नवंबर में पूरा निचोड़ जाते हैं। मतलब 2 ग्रुप देना, मैं सच बोल दूं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता। वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट दैट दे ऑप्ट आउट, मतलब लास्ट में यार नहीं होगा, 2 नहीं होगा, एक ही देता हूँ वगैरह वगैरह। बट नाउ वो कहते हैं ना, मौका देख के चौका मारो। तो नाउ जून तक तो मुझे नहीं लगता कॉलेज वॉलेज का कोई चांस भी लग रहा है, बिकॉज जो सिचुएशन लग रही है अपने, जो हाल दिख रहे हैं तो। और बाद में भी क्या कब होगा क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। तो ये पूरा टाइम को अगर यूटिलाइज करें तो पूरे दोनों ग्रुप करना पॉसिबल है। अगर जो न्यू स्टूडेंट्स भी हैं वो भी ऐसा ना सोचे कि यार मेरा 1 महीने का तो छूट गया यार, अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। और अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो स्टार्ट ही नहीं किए। अभी ऑडिट चालू करना है, आईटी चालू करना है, एसएम चालू करना है, एफएम चालू करना है, अभी तो बहुत टाइम है। सो इन अदर वर्ड्स, यू आर नॉट फार बिहाइंड। नहीं लोग ये ना सोचा रहे यार हम लोग तो फंस गए, पीछे रह गए, हम लोग का क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टार्ट कर दो, बस पढ़ना। तो ये एक बात हो गई। सो और तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो नाउ ये 5 हेड होते हैं, ठीक है। देखो अगर तुम नौकरी करके पैसा कमाओगे तो सैलरीज में जाएगा। मैं शॉर्ट नहीं बोलूंगा, नहीं तो मालूम पड़ा 1 घंटे में यही बोल रहा हूँ, इसलिए सैलरीज जो हमने पूरा टॉपिक किया, बेसिक अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, रिजर्व सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपनी ट्रीटमेंट, कंपनसेशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप घर दुकान भाड़े पे देते हो, भाड़ा मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आप बिजनेसमैन हो, डायलॉग सुनो, बिजनेस करते हो, जो भी कोई चीज का बिजनेस करते हो, गुड्स बेचते हो, प्रॉफिट कमाते हो, बिजनेस इनकम। आप प्रोफेशनल हो, सर्विस देते हो, वो भी बिजनेस प्रोफेशन, पूरा नाम बिजनेस प्रोफेशन। आप कोई एसेट बेच के प्रॉफिट कमाते हो, एसेट बेच के। गोल्ड था मेरे पास, एज ए एसेट मैंने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया था, बेचा, प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव हुआ तो लॉस हुआ, मतलब लॉस भी हो सकता है। सिल्वर बेचा, शेयर्स बेचे, प्रॉपर्टी बेची, लैंड बेचा, जो भी है, तो कैपिटल गेन। और इनकम टैक्स एक्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। और ऐसी इनकम है जो पहले 4 हेड में नहीं आती है, तो वो जाती है अदर सोर्सेस। सो टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम दैट यू शुड नो एज अ टैक्स स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए। नाउ द गुड न्यूज इज, आपके जो सैलरी, आपकी जो सैलरी, मानसी क्या लिखा है वो समझ में ही नहीं आया, राइट मानसी। बिजनेस का एसेट अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो वो गुड्स है ना, और अगर वो एसेट है तो वो कैपिटल गेन है। ओके थैंक यू। आपकी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी जो हुआ है उसका बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज से कोई 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 कनेक्शन नहीं है। ऑल टॉपिक्स एज सच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ऐसा नहीं है कि जर्नल नहीं आएगी तो लेजर कैसे आएगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। आपको पता है हम चाहे तो बिजनेस इनकम से भी शुरू कर सकते थे टैक्सेशन, इनकम टैक्स। सो डोंट यू वरी एट ऑल कि यार पहला टॉपिक तो मेरे को आता ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो मेरे को कुछ आता ही नहीं। नो कनेक्शन एट ऑल। सो एवरीवन हैज टू नाउ स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एंड फ्रेश माइंड। एवरीवन मींस स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स। तो यू विल से हम लोग ये पकड़ पाएंगे, अरे चैंपियन बन जाएंगे चैंपियन। तो बस थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा वो तो है। सो इन अदर वर्ड्स वी विल with a positive mind start with a big topic. Fatima, this topic is more bigger than salary topic and capital gain is more bigger than business. ये 3 धुरिंदर धर्मेंद्र टॉपिक है, बड़े टॉपिक्स। पूरे सिलेबस पे 14 टॉपिक्स हैं, तो नाम बताता हूं मैं। 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने स्टार्ट में कुछ आपको बोला, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसी, पर्सन, ये सब कुछ बातें की, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है। टॉपिक 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, टॉपिक 3 स्कोप, टॉपिक 4 से हेड चालू हो जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक, क्लबिंग, सेट ऑफ, उसके बाद टोटल इनकम, हाँ तेजी से बताएंगे डोंट वरी। उसके बाद आपका रिटर्न ऑफ इनकम, एग्जेम्पशंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस एंड रिटर्न ऑफ इनकम। दीज आर सम 14 टॉपिक्स। और बुक अपने हाथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपडेटेड बुक है, इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021।
जो मैंने खुद बनाई है, अपडेट की है, रेडी की है और वो हमारे पास है। तो अभी से पीडीएफ शेयर करना बंद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पीडीएफ की। पीडीएफ क्यों शेयर हो रहा था? बिकॉज अपने पास बुक नहीं थी, अभी अपने पास बुक आ गई है। नहीं तो भाई कॉपीराइट की चोरी हो जाएगी ना, पूरी बुक पीडीएफ दे देंगे तो कोई भी अपनी खुद की क्लासेस का हेडर डाल के बेचेगा, मतलब एक बात है। सो पीडीएफ इसलिए था बिकॉज अपने बुक जब तक नहीं आई थी, अभी बुक हमारे पास है। एक वर्कबुक भी बनाई है पैरेलल फॉर सॉल्विंग additional questions. These additional questions are taken by me, some from past papers, some from RTPs and so on. तो ये अपना प्लान ऑफ एक्शन है। एंड डेफिनेटली इन सम डेज वी विल आल्सो स्टार्ट विद एग्जाम्स ऑफ योर्स। मोस्ट प्रोबेबली क्या, ऑफ कोर्स वील हैव टू, ऑनलाइन होगा तो वो एग्जाम का मतलब ही नहीं है, सब कॉपी करेंगे। ऑफलाइन टॉपिक वाइज एग्जाम्स भी अभी चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन है और बाकी सब्जेक्ट्स भी अभी ड्यू कोर्स में स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ऑडिट के बुक को अपडेट कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द सजेस्टेड्स ऑफ पास्ट पेपर्स, इंक्लूडिंग ऑल द आरटीपीस ऑफ पास्ट पेपर्स, टेकिंग इट टॉपिक वाइज। सो वो भी अलग से आपको हम एक बुक बना रहे हैं, फाइनल स्टेजेस पे ही है, मेरा काम चालू ही है उस पर, और वो भी मिल जाएगी आपको। टैक्स में 2 बुक है, मीन्स एक क्लास वर्क बुक है और एक होमवर्क बुक, जिसको मैंने वर्क बुक का नाम दिया है। तो आई होप यू हैव गॉट बोथ द बुक्स। कई लोग जो नए हमारे साथ जो जुड़े हैं, एकदम पर्सनल ट्यूशन की तरह अपना अपना, ऐसे नहीं 100-200 लोग बैठे हैं, पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, हमें कोई नाम नहीं लेना किसका, खाली बता रहे हैं। एकदम अपना पर्सनल ट्यूशन है, कोई टेंशन नहीं। तो चलो अब हम लोग और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। नाउ हाउ टू डू दिस टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जीएसटी अलग है अमान, जीएसटी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जीएसटी की अलग बुक आएगी, अलग से पढ़ाया जाएगा, वो अभी हम बीच में नहीं ला रहे हैं। अभी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक नाउ। जो आप लोग हैं, आप में से बहुत या मेरे ख्याल से लगभग सब अंडर ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स आपने ग्रेजुएशन नहीं किया अब तक, चल रहा है। आपने फाइनल ईयर बीकॉम नहीं किया तो आपने टैक्स सब्जेक्ट इससे पहले जिंदगी में नहीं पढ़ा, इट्स अ फैक्ट। मीन्स एज फार एज टैक्स सब्जेक्ट इज कंसर्न, यू आर अ लेमैन। लेमैन मीन्स यू डोंट हैव एनी आइडिया। क्यों मोहम्मद, ये सब्जेक्ट हमने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं, हमको नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जीरो। इसलिए मैं वो कह रहा था चूजे से चील बनना है, मतलब हमें एकदम नीचे से एकदम ऊपर जाना है। अब इसको पढ़ाने के मेरे पास 2 मेथड है। एक, मैं डायरेक्ट सीए लेवल का पढ़ाना स्टार्ट कर दूं डायरेक्ट। लेट्स कम टू सेक्शन 28, द चार्जिंग सेक्शन, द लिस्ट ऑफ द बिजनेस इनकम, सेक्शन 29, मैनर in which income is to be computed, section 32, section 37(1), list of all business expenses. Let us come to section 40, disallowances, section 41, deemed incomes. Okay, let us now start the problems. Sorry, मौत, आत्महत्या, सुइसाइड समझ भी नहीं आएगा, सब बाउंसर जाएगा। No ways you are going to understand, क्योंकि you don't have any basics, in fact, because you have not reached that level. सीए फाउंडेशन से हम जो सीए करते हैं तो शॉर्टकट से कर रहे हैं ना, मतलब एक तरीके का शॉर्टकट ही है। हमारे टाइम पर ज्यादातर लोग, जब तो सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, ग्रेजुएशन के बाद ही किया करते थे। तो ये शॉर्टकट से अगर कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। इसलिए पहले मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जो टीवाई बीकॉम में मैं करा था। अपने रिलायबल में पूरा इनकम टैक्स कोई भी लेवल हो, बैफ, बीकॉम, सीए, सीएस, मैं ही पढ़ाता हूँ उसको इतने साल से, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा काम है। सो इन अदर वर्ड्स, पहले मैं आपका बेस बनाऊंगा। इसके 2 फायदे होंगे, एक आगे टॉपिक क्लियर होगा, और 2 ये सब काम की चीज, कोई फालतू चीज नहीं है। दिस ऑल व्हेन आई विल डू सेक्शन वाइज, आगे हम इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। टीवाई बीकॉम में खाली बेसिक्स कराते हैं हम लोग और प्रॉब्लम चालू करते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में उतना ही है। बट हमारे सिलेबस में वी विल हैव टू गो डिटेल्ड सेक्शन वाइज, तो उस हिसाब से हमें आगे चलना है। ओके वसुधा, ओके, डोंट वरी। तो अब टाइम आ गया है, बस आपको क्या फॉलो करना है वो बताता हूँ। एक, हर लेक्चर जो भी टाइमिंग होगा, टाइमिंग तो ऑफिस से डिसाइड होकर आता है, रेगुलर अटेंड करना है, लाइव। बाद में वीडियो देखना है, देखो, एक बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन लाइव में लाइव आओ। जो पढ़ाया उसको वही टाइम पर, वही दिन या अगले दिन सुबह उसको एक बार गो थ्रू कर लो। सो वी स्टार्ट विद अ हेल ऑफ अ टॉपिक। मिनिमम 20 आवर्स से ज्यादा लेता है, ज्यादा ही लेता है एक्चुअली, सर्टन अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो that also I will cover. I will tell you where what has been done, but first we'll start with the basics. देखो रेडी है मेरे पास,
कैसे रेडी है, मैंने TYB.com में पढ़ाया था, वो फाइल मैंने सेव करके रखा था, ये देखो सब रेडी करके रखा है, कोड वर्ड सब तैयार है अपने पास, और वही मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले लिया। तो लिखने का मेरा टाइम बचेगा, तुम्हारा भी कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम तो बच जाएगा। ये देखो सब रेडी है, और ये सब पार्ट ऑफ द सिलेबस है, इसमें से कोई चीज वेस्ट नहीं है। चलो स्टार्ट। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और यू कैन से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बोलो, प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स बिजनेस प्रोफेशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन टॉपिक के दो पार्ट हैं, एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे और बाद में इसी टॉपिक के अंदर बाद में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन करेंगे। हम बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे। स्टार्ट में मैंने कहा तो अब सब एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। न्यू स्टूडेंट्स डोंट टेक एनी टेंशन नाउ, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देखना क्या बढ़िया है। सैलरी मुझे इतना पसंद नहीं, सच बोलता हूँ। क्यों? मैकेनिकल और टेक्निकल पूरा, ये रट्टा मार वो रट्टा मार, 15/26 इसको ऐसा कर, वो रट्टा मार, वो 3 अमाउंट लेने का, उधर 5 लेने का, क्या है ये पूरा ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा बढ़िया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, तो चलो स्टार्ट। बिजनेस में मैं बिजनेसमैन हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मेरा काम गुड्स खरीदना और बेचना है, और वो गुड्स खरीद के बेच के जो भी है मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, बेच के प्रॉफिट कमाता हूँ। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, वो बात अलग। प्रोफेशन में मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, डॉक्टर, लॉयर, CA जो भी है, मैं सर्विस देता हूं और सर्विस देके फीस वगैरह और इनकम कमाता हूं। तो मैं प्रोफेशन की अभी बात भी नहीं करूंगा, अभी हम बिजनेस की बात करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, आप साथ में लिखेंगे, हेडिंग लिखें। अब बिजनेसमैन देखो कितना बेसिक से जा रहा हूं, पहले मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा। कोई बड़ाई की बात नहीं, कोई भी सी इंटर की क्लास पहले बेसिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलो भाई स्टार्ट, ले टाट खत्म। नो, बेसिक्स ही नहीं आता, हाउ कैन यू डायरेक्टली गो फॉर द हाई लेवल? हाउ कैन यू डायरेक्टली स्टार्ट सेक्शन वाइज स्टडी? नॉट पॉसिबल। अब सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में देखो कैसे हमने एक एक थियरी ली, फिर प्रॉब्लम लिया, फिर थियरी ली, फिर प्रॉब्लम लिया, तो जाके हमें क्लियर हुआ। सैलरी देखा आपने कितना वास्ट है, हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो इज नॉट सो स्मॉल। तो बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु सेल गुड्स, ये आप चाहे तो लिख लें। ही मेंटेन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। At the end of the previous year, he has to calculate his taxable income from business, for which he shall prepare a statement of income from business. इतना 4 लाइन चाहे तो लिख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन कुछ लोग फिर फातिमा क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेते फिर लिखते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप यू विल ऑल्सो राइट इट एट द करेक्ट टाइम। तो ये पहले पैराग्राफ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पता है अपनी एक नोटबुक तो भरने भी आ गई। आई थिंक 1 नोटबुक शुड बी नियर एंड नाउ। तो मैं ये भी बोलूंगा अगर 4-5 पेज ही बचे हैं तो यू बेटर टेक 1 न्यू नोटबुक। आज चलो रफ में लिख लो, कोई बात नहीं, अगर है 10 पेज से ज़्यादा है तो फाइन, तो जो चल रहा है वही चलने दो, बिकॉज पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं P&L अकाउंट मेंटेन करूँगा, साल के एंड में मुझे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस लाना है, और उसके लिए मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। सैलरी टॉपिक में हम स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में हम बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली बिजनेस में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, वेरी गुड। तो ये बात तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की मैंने, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। ओके, अब आगे क्या करना है, जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम। तो आई होप ये आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया, इतना किधर गया भाई, हाँ ये रहा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आता है तो क्या दिया रहेगा, देखो बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया होगा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ, तो मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करता हूँ, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। हमें क्वेश्चन में दिया होगा P&L और साथ में दिए होंगे एडजस्टमेंट, चाहे तो लिखते जाओ साथ में। हमें क्या बनाना है, करना क्या है, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में क्या करना है, हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक ही चीज बनाना है, हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्यों बनाना है, वैसे ऊपर लिखा था, मैंने वापस लिख देता हूं, टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, वो कैसे स्टेटमेंट बनाना है हम बाद में बात करते हैं, पहले हम जरा थोड़ा P&L अकाउंट के दर्शन करते हैं।
तो आई होप ये आपने लिख लिया, गिवन इन द क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जैसा आप चाहो। 2 लाइनें लिखी लो, मैं तो बोलता हूँ साथ में लिखते ही रहो ना। ठीक है, चलो अब मजा आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने कहा कि वी विल बी गिवन अ पीएनएल अकाउंट, तो आपको मैं पीएनएल अकाउंट के दर्शन कराता हूँ। ये मैंने पीएनएल बनाया है, इसको जरा नीचे ले लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट है, ध्यान से देखना इसको। डेबिट साइड एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड इनकम्स है, और ये जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट है। ऑब्वियसली इनकम्स को ऐड किया टोटल माइनस एक्सपेंसेस का टोटल, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। मानसी लिखते जाओ ना, साथ में लिखने दो ना। क्या मानसी, 2 लाइन तो थी, आई होप आपने लिख लिया होगा साथ में। ठीक है, एक बार वापस देख लो, साथ में लिखते जाओ ना, 2 छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ठीक है मानसी, आपके लिए हम एक बार पेज अप कर लेते हैं। देख लो, ये 2 ही लाइन लिखा है मैंने, ज्यादा नहीं लिखा है कुछ। यहाँ से लिखना था ना, गिवन इन क्वेश्चन पीएनएल एडजस्टमेंट सोल्यूशन। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमें क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट दिया रहेगा। ठीक है, देखते हैं पीएनएल। आई होप सबका इतना हो गया। अब पीएनएल को पहले देख लो। सबको पता है डेबिट साइड एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड इनकम है, और ये नेट प्रॉफिट है। हाँ, ये सबको दिख रहा। अभी टिक क्रॉस मत देखो, खाली एक नॉर्मल बात करते हैं। अब ध्यान से मेरा सवाल सुनो और उसका जवाब देना। लेट अस से हमारे प्यारे दोस्त कृतिन भाई जो है वो एक बिजनेसमैन है। उनका प्लास्टिक का या स्टील का या बंगार का या कपड़े का या जो भी है बिजनेस है, इज अ बिजनेसमैन। उन्होंने ये पीएनएल अकाउंट बनाया, ये उनका पीएनएल अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, पीएनएल अकाउंट है, ये उनका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम को ऐड करके और खर्चों को लेस करके। बिल्कुल सही बात। कृतिन एक बिजनेसमैन जरूर है, बहुत इंटेलिजेंट। चलो जेठालाल का एग्जांपल है, जेठालाल बिजनेसमैन है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दुकान है, गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाना है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचना है, पैसे कमाना है। ठीक है, तो जेठालाल का ये पीएनएल अकाउंट है, वो कृतिन के पास जाता है। कृतिन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कृतिन के पास जाता है। कृतिन उसका दोस्त है, क्योंकि अभी अभी गोकुलधाम सोसाइटी में कृतिन शिफ्ट हुआ है, बबीता जी के बाजू वाले घर में। तो कृतिन के पास जाता है और बोलता है, यार कृतिन भाई, मुझे ना टैक्स भरना है, इनकम टैक्स। मैं बिजनेसमैन हूँ, आप जानते हो, तो मैं टैक्स कौन से अमाउंट पे भरूं? कृतिन बोलता है, भाई फीस लगेगी, तो मुझे फीस दो। जेठालाल बोलता है, मैं फीस नहीं दूंगा, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, बताओ ना मुझे। तो कृतिन ने कहा, देखो भाई, आप एक काम करो जेठालाल, नेट प्रॉफिट के ऊपर जाके टैक्स भर दो, मतलब नेट प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में ले लो। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, सोच के बोलना। कृतिन ने जेठालाल को जो एडवाइस दी कि आप नेट प्रॉफिट पे जाके टैक्स भर दो, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, assuming that that is the only income, there is no other income, मान लो, is it right advice or wrong advice? I want your answer. He tells him कि go and pay tax on the net profit. You are a businessman, this is your P&L, go and pay on the net profit. Mansi, think something, थोड़ा सोचो मानसी। This is a very good topic, very logical topic. The answer is it's a wrong advice. पर्पसली उसने ऐसा किया। भाई ध्रुवी नेट ही है वो, ध्रुव नेट ही है, नेट प्रॉफिट ही है भाई, बट इट्स अ रॉन्ग एडवाइस। अनुराग, व्हाई इज इट अ रॉन्ग एडवाइस? ऑफ कोर्स कृतिन को उसने फीस नहीं दिया, कृतिन ने भी जानबूझ के रॉन्ग एडवाइस दिया। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज अ रॉन्ग एडवाइस? आई विल टेल यू, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई इट इज अ रॉन्ग एडवाइस? Why purposely he said जा नेट प्रॉफिट पे भर दे, और जेठालाल पागल की तरह जाके नेट प्रॉफिट पे टैक्स भर दिया? एग्जांपल है, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद जेठालाल को लव लेटर आया। लव लेटर आया मतलब, अरे बबीता जी ने नहीं भेजा है लव लेटर, बबीता जी भी, लेकिन देखो हाँ, सब में तारक भाई, हाथी भाई, लेकिन जेठा जी क्यों भाई? जेठा भाई बोलने में क्या जा रहा है? अब भाई दोस्ती है उनकी, वो अलग बात है। बट यस, उसको लव लेटर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने जो टैक्स कैलकुलेट करके भेजा है, जो आपने इनकम दिखाई है, वो गलत है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जेठालाल की तो हालत खराब हो गई। जेठालाल कृतिन के पास गया, यू डोंकी मंकी इडियट, तुमने मुझे रॉन्ग एडवाइस दी,
कृतिन ने बोला तूने फीस नहीं दी तो मैंने रॉन्ग एडवाइस दी। क्या रॉन्ग एडवाइस थी? रॉन्ग एडवाइस ये थी कि आप अगर इस नेट प्रॉफिट को देखोगे तो ये आया कैसे है, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल। लेकिन भाई मैं ये कहता हूं क्रेडिट साइड में बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस इनकम दोनों लिखी थी। पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त वो भाई साहब ने, जेठालाल भाई ने अपने पीएनएल में जो भी इनकम आ रही थी वो क्रेडिट में लिख रहा था, और डेबिट साइड में उसने सारे एक्सपेंस लिखे थे। क्योंकि मैंने पहले ही लिखा हुआ दिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों लिखे थे। तो आप टोटल इनकम बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस माइनस टोटल बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्सपेंस का नेट प्रॉफिट जो है वो अमाउंट ही गलत है। सो इन अदर वर्ड्स दिस नेट प्रॉफिट इज नॉट राइट। It is not right because it is after considering all types of income, business as well as non-business, and it is after deducting all expenses, business as well as non-business. So that is why this net profit, which is as per books, is not correct. So can I say we have to get net profit as per income tax? वो BRS बना देते हो तुम, वैसे ही समझ लो। मतलब ये है कि ये नेट प्रॉफिट नहीं चलेगा, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, और उसी के लिए तो हम बना रहे हैं या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। वेरी गुड मानसी, आपने सही बोला। आपने इनकम में दोनों इनकम ऐड की है, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस में, गलत। आपने खर्चे दोनों माइनस किए हैं, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस भी, गलत। मतलब ये नेट प्रॉफिट गलत है। तो ये तो साबित हो गया, ये मैंने आपको लॉजिक बताई। तो अब करने का क्या, करने का क्या? तो सुनो, पूरे टॉपिक का आपको समरी सारांश देता हूं। आपको जो पीएनएल अकाउंट दिया होगा, आप अच्छी तरह डेबिट साइड एक एक आइटम पढ़ोगे। जो एक्सपेंसेस बिजनेस के होंगे वो आप टिक मारोगे, मतलब अलाउड, और जो बिजनेस के नहीं होंगे फातिमा वो आप क्रॉस मारोगे, नॉट अलाउड। सेम विथ क्रेडिट साइड भी आप ध्यान रखोगे। ये तो मैंने खाली 2 नाम लिखे हैं, ऐसे 20-20 नाम डेबिट साइड, 15-20 नाम क्रेडिट साइड रहेंगे। जो बिजनेस इनकम होगी वो आप टिक मारोगे, अलाउड, टैक्सेबल, अलाउड बोलो चलो। जो नॉन बिजनेस होगा उसको क्रॉस मारोगे, नॉट अलाउड। उसके बाद क्या करोगे फॉर्मेट, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। आज आपको पहले मैं मेन क्या करना है वो बता रहा हूं। यू हैव टू रीड द पीएनएल and with the pencil or pen you will do first correct marking. After marking what to do I will tell you, don't worry, एक साथ सब बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। allowed and not allowed, this is the आत्मा of this topic। इस टॉपिक में हम करीब 200-250 एक्सपेंसेस सीखेंगे अलाउड नॉट अलाउड के, और 100-150 इनकम सीखेंगे अलाउड नॉट अलाउड के, और उसमें हम आपको मास्टर बना देंगे। क्योंकि एक भी गलती हुई तो सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। So that is what Income Tax Act teaches us in this topic. What are the expenses which are allowed? What are expenses which are not allowed? What are incomes which are taxable? I mean to say business incomes. And obviously other than business incomes, they are not taxable under this head because हम तो business की बात कर रहे हैं। तो पूरे टॉपिक में आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है, टिक और क्रॉस, अलाउड एंड नॉट अलाउड। तो मैं वर्ड बोलूंगा, आप बताओगे। अगर डेबिट साइड आपको कोई बिजनेस एक्सपेंस मिलता है, क्या होता है वो अभी आगे आएगा। तो क्या करने का, बिजनेस का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का भाड़ा, फलाना फलाना, वो तो हम बातें करेंगे, अलाउड। और डेबिट साइड ये पागल बिजनेसमैन, देखो बिजनेसमैन में अक्कल नहीं है, वो तो पीएनएल में कुछ भी लिखता है ना, अक्कल नहीं है ना उसको, वो थोड़ी टैक्स एक्सपर्ट है। डेबिट साइड लिखा है गिफ्ट टू वाइफ, आप बताओ गिफ्ट टू वाइफ क्या बिजनेस खर्चा है? वाइफ तो पर्सनल होती है ना, अरे भाई पर्सनल होती है ना कृतिन, भूल गए क्या? नॉट अलाउड। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एग्जांपल दूंगा, धीरे धीरे टॉपिक ओपन होगा, क्योंकि हम बेसिक से जा रहे हैं। क्रेडिट साइड, गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाया, अलाउड। पापा से गिफ्ट मिला, पापा से गिफ्ट मिला, क्या बिजनेस इनकम होती? पागल है, नॉट अलाउड। हाउस प्रॉपर्टी का भाड़ा मिला, नॉट अलाउड। अदर सोर्सेज की इनकम मिली, हॉर्स रेस जीत के आया, नॉट अलाउड, ऑब्वियसली, वेरी गुड। तो मेन पूरे टॉपिक में आपको ध्यान रखना है अलाउड एंड नॉट अलाउड। इसके लिए महा एग्जांपल देखो मैं देता हूं, एक भी रॉन्ग हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी।
दुनिया में दो टाइप की मूंगी होती है। दुनिया में, डायलॉग सुने, दो टाइप की मूंगी होती है। कौन सी बताओ जल्दी, कौन सी दो टाइप की मूंगी होती है दुनिया में? काली मूंगी और लाल मूंगी। काली मूंगी और लाल मूंगी। नहीं, अमान बोल रहा है व्हाइट मूंगी भी होती है। सॉरी, विधवाओं को हम नहीं खिलाते, हम काली और लाल की बात करेंगे। काली मूंगी नहीं काटती है, काली मूंगी नहीं काटती है, लाल मूंगी काटती है। तो आपको बहुत संभाल के डिटरमाइन करना है कि मूंगी काली है कि लाल है। अगर वो मूंगी लाल है और आपने काली समझ के छोड़ दी मतलब ठीक है, अपनी बॉडी पे चल रही, चलने दे, क्या है, काली मूंगी है, जबकि वो लाल है, तो क्या होगा कृतिन? रेड है बट यू थॉट इट इज ब्लैक, चलना भाई कुछ नहीं, तो बहुत जोर से काटेगी। मानसी यू आर राइट। क्यों कृतिन, सही बोलने की नहीं? और बहुत बहुत भयंकर काटेगी कृतिन, दर्द होगा बहुत। अच्छा, मान लो वो काली मूंगी है बट लाल समझ के आपने उसको मार दिया, मार लो, मसल दिया उसको, तो भी गलत, पाप लगेगा ना। तो इन द सेम लॉजिक या सेम एग्जांपल, जो काली मूंगी है ना वो अलाउड वाले हैं, और जो लाल मूंगी है ना वो नॉट अलाउड वाले हैं। तो आपको दोनों में क्लियर कॉन्सेप्ट रखना होगा कि कौन काला है और कौन लाल है, कौन अलाउड है और कौन नॉट अलाउड है। एक मिस्टेक हुई, रॉन्ग हो जाएगा। तो रिमेंबर, दुनिया में कितने टाइप की मूंगी है मानसी? दो टाइप की, काली और लाल। काली मूंगी नहीं काटती है, लाल मूंगी काटती है। लाल को काली समझ के छोड़ देंगे तो मर गए, काली को लाल समझ के छोड़ दिए तो भी गलत हो गया, जो भी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो, तो हमें ये सीखना है कौन अलाउड है और कौन नॉट अलाउड। और वो मार्किंग करने के बाद फिर हम फॉर्मेट बना के आपको बताएंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे आता है। लेकिन ये टीम मतलब टोटल है, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा, अभी मैं आपको साइड में लेके आ रहा हूं। लेट अस टॉक अबाउट P&L अकाउंट, डेबिट साइड। जो भी मैं आज कवर करने वाला हूँ ये सब आगे सेक्शंस में वापस से कवर होगा, तो उस टाइम पे हमारा टाइम बच जाएगा। मैं बोलूंगा देखो हमने तो पहले ही पढ़ लिया हो, तो इस तरीके से हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। सो नाउ आई होप आपने P&L बना लिया है। प्लीज मेक द P&L, छोटा सा एक P&L टी फॉर्म में बना दे। दिस इज योर P&L एंड दिस इज द सीन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अलाउड, नॉट अलाउड। नेट प्रॉफिट के अमाउंट को सर्कल कर दिया, इनकम अलाउड, नॉट अलाउड। ओके, थैंक यू। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो कैसे टॉपिक ओपन हो रहा है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, अभी डेबिट साइड के कुछ नाम सीख लेते हैं, which will be covered section wise also at the later part of the topic. That time our time will be saved. So now I am going on debit side. चलो सब रेडी। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ, मैं P&L अकाउंट मेंटेन करता हूँ, मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। स्टेटमेंट हमारे कल के लेक्चर में आने वाला है। हम एक क्वेश्चन में P&L दिया है और एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट के बारे में बाद में बात करते हैं। हमको स्टेटमेंट बनाना है। P&L में हमें मेन काम करना है मार्किंग। देखो मार्किंग होगी तो स्टेटमेंट हम लोग कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। मेन पूरे टॉपिक में P&L में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मार्किंग है, क्योंकि मुझे इस नेट प्रॉफिट पे भरोसा नहीं है। भरोसा क्या नहीं है, वो गलत है। मैं सही अमाउंट लाने के लिए पहले मार्किंग करूंगा। बिजनेस एक्सपेंस अलाउड, नॉन बिजनेस नॉट अलाउड, बिजनेस इनकम अलाउड, नॉन बिजनेस नॉट अलाउड, और ये टोटल है। नाउ लेट अस कम टू P&L डेबिट साइड। अभी हम अलग अलग प्रकार की मूंगी देखेंगे। एक्सपेंसेस, वी नो दो बातें हो सकती है, या तो एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड है और या तो एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट लॉजिकल है अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो ही वो अलाउड है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है। और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो नॉट अलाउड है। तो आप ये चार्ट बना लें थोड़ा सा, रिलेटेड टू बिजनेस अलाउड, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नॉट अलाउड। मतलब अब मैं डेबिट साइड आपको कुछ बताने वाला हूँ। दीपक आप टेंशन मत लो, नेट लॉस आएगा तो क्या करना है, स्टार्टिंग में आप प्लस की जगह माइनस से शुरू करोगे, कोई टेंशन नहीं करना। वो नेट लॉस एज पर बुक्स है ना दीपक, उस नेट लॉस पे हम भरोसा कर भी नहीं रहे।
बट आर स्टार्टिंग विल बी नेगेटिव, जैसे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वगैरह वगैरह. सो इन अदर वर्ड्स डोंट वरी अबाउट दैट, और जब फॉर्मेट आएगा तो हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे. अभी तो हम डेबिट साइड की कुछ बात कर लेते हैं. ओके, तो ये आपने बना लिया. नाउ डेबिट साइड जो हम एक्सपेंसेस देखने वाले हैं, उसके लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस कवर किए हैं यहाँ अभी, ताकि बेसिक्स हो जाए. और मैंने कोडवर्ड बनाया है. इस कोडवर्ड के हिसाब से मैं आपको एक एक नाम सिखाऊंगा. इट्स नॉट दैट यू हैव टू मेमोराइज और रेक्टिफाई ऑल द नेम्स इन दिस ऑर्डर, बट वो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे क्योंकि कोडवर्ड के साथ जाएंगे. और मैं आपको अभी सिखाने जाऊंगा कि वो एक्सपेंस अलाउड है कि नॉट अलाउड है, और लॉजिक के साथ. कोडवर्ड मैंने बनाया है छोटा सा, आप भी कोडवर्ड लिख दें. बिपाशा देवी TBLIC एटसेट्रा. इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोडवर्ड है. बिपाशा, वो एक हीरोइन थी ना आपने, वो कौन सी पिक्चर थी, एक तो अच्छी पिक्चर थी उसकी, धमाल पिक्चर, नहीं नहीं, वेलकम वेलकम, वेलकम में थी ना शायद, या पता नहीं जिसमें भी. तो बिपाशा, हाँ धूम 2 भी थी शायद. देवी, देवी को हो गया टीबी, और इलाज कराने के लिए वो गई LIC, और वहां हुआ एटसेट्रा. अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैंने ऐसी कहानी बनाई है. बिपाशा देवी को टीबी हो गई, तो इलाज कराने ऐसे हॉस्पिटल जाते, वो LIC गई, और वहां एटसेट्रा हुआ. एटसेट्रा मतलब इलाज हुआ. तो ये कोडवर्ड है, बिपाशा देवी TBLIC एटसेट्रा. ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एक नाम बताऊंगा, और बताऊंगा वो अलाउड है कि नॉट अलाउड है, और उसका रीजन भी बताऊंगा. और ये सब मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है. मैंने तो क्या है, खाली एक ट्रिक बना दी है ताकि आपका बेस बन जाए, ताकि आगे आपको टेंशन ना रहे. तो स्टार्ट. सबसे पहले इतना आपने लिख दिया, नहीं कि आप खाली कॉपी करोगे. वी विल हैव टू थिंक एंड देन वी विल डिसाइड, क्योंकि आई डोंट वांट इट टू बी रेक्टिफाइड अलाउड है. पता चला प्रॉब्लम करते वक्त आधे बोल रहे हैं अलाउड, आधे बोल रहे हैं बाकी पे नो कमेंट्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो लॉजिक से पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा. तो जरा सोचते हैं आप लोग. बैड टिप्स, पहले सुनो, पहले पढ़ना मत, पहले सुनो. तुम कौन हो इस टॉपिक में, तुम कौन हो? धीरज भाई, हु आर यू इन दिस टॉपिक? दीपक, यू आर अ बिजनेसमैन, वेरी गुड. यू शुड नो हु आर यू. जैसे सैलरी टॉपिक में आप एम्प्लॉय थे, हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में आप ओनर थे प्रॉपर्टी के, यहाँ बिजनेसमैन है. मैम नहीं, वसुधा मैं लड़की हूँ तो इसका मतलब मैं बिजनेस मैम हूँ? नहीं ना, बिजनेसमैन. ओके ठीक है. ये बताओ, बिजनेस में अब जब सेल वेल करते हो तो कभी कभी पैसे का धोखा होता है, होता है कि नहीं होता? कुछ बंदे पैसा नहीं देते हैं. अकाउंट्स में हम उसको क्या बोलते हैं जनरली? बैड डेब्ट्स बोलते हैं. तो धंधे में ये होता है. कई बार कुछ मेरे ऐसे कस्टमर्स होंगे, कुछ क्लाइंट्स होंगे जो मुझे पैसा नहीं देते. यू ऑल्सो नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट. तो उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं. धंधे में ऐसा होता है, ऑब्वियस है. तो धंधे में अगर ये होता है तो इसका मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड हुआ. और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड हुआ तो आप खुद मुझे बताओगे अलाउड कि नॉट अलाउड. पहले सुनो, बाद में लिखना. यस, बिजनेस में ये होता है तो अलाउड कि नॉट अलाउड? अलाउड. इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल बैड डेब्ट्स गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, आप उसको टिक मारो, अलाउड. देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बात क्या करना है वो आज हम बात भी नहीं कर रहे. वो बात फॉर्मेट कल आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है डेबिट ट्रेड करते करते आराम से 350 हो जाएगी. बाद में आपको ब्रेक भी तो देना है ना. आपको भी लंच, कोई को लंच करना होगा, कोई को थोड़ा रेस्ट चाहिएगा. ऑफिशियली अपना लेक्चर 350 तक है तो 350 को वाइंड अप करना ही पड़ेगा. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज मैं आपको मेन सिखाऊंगा अलाउड नॉट अलाउड. तो अलाउड, एक्चुअल बैड डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स. अगर क्वेश्चन में खाली बैड डेब्ट दिया मतलब वो एक्चुअल है. लेकिन अगर यही बैड डेब्ट्स पर्सनल बैड डेब्ट्स हुए तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा नाम है जेठालाल, ये मेरा P&L है. मैंने मैंने
डेबिट साइड में लिख दिया 2 बैड डेब्ट्स फ्रॉम फ्रेंड, मतलब 2 बैड डेब्ट्स ब्रैकेट फ्रेंड, पर्सनल बैड डेब्ट्स ना भाई। बताओ, डू यू थिंक इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस? पर्सनल बैड डेब्ट्स क्या बिजनेस एक्सपेंस होता है? नो, पर्सनल नॉट अलाउड। कम ऑन मानसी, आज तो 8:30 तक है। Everyone, net connection is again restored. Okay, fine. I repeat again. What? Come on, please give me answer. Personal bad debts. Allowed के not allowed? Come on, कहाँ गए सब लोग? Personal bad debts का क्या होगा? Please give me the answer. अरे कहाँ गए सब लोग? Very good. अच्छा लैग हो गया था। ये लो सब साथ में आंसर आ गए। Not allowed. Why? Because it is personal. Very good. अच्छा डेबिट साइड ये दो बोला मैंने, एक छोटी बात और बोलता हूँ। अगर आरडीडी दिया हुआ है, एक लाइन और ऊपर लेना पड़ेगा यार मेरे को, इधर आरडीडी समझते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने पीएनएल में डेबिट साइड लिखा है आरडीडी, whether it is allowed or not, that is the question. Let us think. What is the journal entry for RDD? PNL to RDD. You have provided reserve for doubtful debts. You have just passed an entry and you have created a reserve. Have you incurred any expense? I just ask you one thing. Is it expense? No, it is just a reserve. वो क्या बोलते हैं? It's just a bloody reserve. भाई ऐसे तो रिजर्व की कोई भी एंट्री पास करेगा, टू पीएनएल टू आरडीडी 2 करोड़, ऐसा थोड़ी चलेगा। In other words, what do you think? RDD should be allowed or not allowed? Not allowed. अच्छा वैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहोगे, एक्सपेंसेस ज्यादा अलाउड हो कि नॉट अलाउड हो? एज अ बिजनेसमैन आप तो यही चाहोगे ना कि ज्यादा अलाउड होता है कि टैक्सेबल इनकम कम है। अरे भाई धीरज, आप एज अ बिजनेसमैन ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस में क्लेम करूंगा ताकि टैक्सेबल इनकम, मैं ये फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं जो हम बाद में बनाएंगे उसकी बात कर रहा हूं, कम हो। और इनकम टैक्स ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डिसअलाउड हो। तो अगर तुम आरडीडी की एंट्री पास करोगे तो इनकम टैक्स भड़क जाएगा, इनकम टैक्स बोलेगा चल भाग यहाँ से, और इनकम टैक्स बोलेगा मतलब एक्ट में ही लिखा है ना, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, नॉट अलाउड बिकॉज इट्स अ रिजर्व, कोई भी टाइप का रिजर्व नॉट अलाउड। तो आरडीडी के सामने मार्क करूंगा नॉट अलाउड। तो आई होप अपने बिपाशा देवी का बी लिख दिया है, अभी मैं पी में आ रहा हूँ। ऐसे में एक एक नाम कवर कर रहा हूँ। ये कोडवर्ड सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए, और कोई तुम्हें जरूरी कि कोडवर्ड के एंगल से पूरा लाइन से याद होना चाहिए, बट हाँ आपको ये याद होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर नाम जो मैं बोलूंगा, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, वो अलाउड है कि नॉट अलाउड, उसमें लापरवाही नहीं चलेगी। ओके, नाउ लेट अस गो ऑन पी। I repeat again, we are talking about debit side, we are talking about P&L account. On the debit side of P&L account, you pass the entry 2 penalties. Debit side, आपने लिखा penalty. What is a penalty? हर एक का मैं explanation भी साथ में दूंगा। तुमने कुछ गलत किया, उस गलत काम का तुम्हें भुगतान करना पड़ रहा, you have to pay for that. That fine is a penalty. Okay, I agree. वो फाइन आपके लिए एक पेनल्टी, पनिशमेंट है। यस मानसी, यू आर राइट। जैसे नहीं फुटबॉल गेम खेल रहे हैं और कोई को तुमने टांग डाल के गिरा दिया जानबूझ के, तो अंपायर या रेफरी जो है वो पेनल्टी देता है, या जो भी है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पेनल्टीज 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, ब्रीच ऑफ लॉ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं ब्रीच ऑफ लॉ की बात करता हूँ। ब्रीच मतलब तोड़ना, उल्लंघन करना, गलत करना।
आपने कोई लॉ, ब्रीच ऑफ लॉ में कोई भी एक्ट, कोई भी रूल जो आ गया, मतलब जो भी कानून है वो कानून को आपने तोड़ा, कानून तोड़ने पर आपके ऊपर पेनल्टी डाली गई, वो पेनल्टी का अमाउंट आपने पीएनएल में डेबिट किया। इनकम टैक्स कुछ नहीं बराबर भरा या लेट भरा, जो भी है पेनल्टी, जीएसटी पेनल्टी, जो भी है कस्टम ड्यूटी पेनल्टी, कोई भी लॉ आपने तोड़ा और उसकी पेनल्टी जो है आपके ऊपर डाली गई, आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया। ठीक है, अब ये पेनल्टी क्या थी? आपके ऊपर एक फाइन की तरह था, आपने जो गलत किया उसकी सजा दी गई थी आपको। अगर ये अलाउड होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून तोड़ते जाओ और पेनल्टी भरते जाओ और डिडक्शन लेते जाओ, खर्चा लेते जाओ, अगर ये अलाउड हुआ तो आप गलत काम ना करो, इसको डिस्करेज करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट तुम्हें क्या लगता है, ये अलाउ करेगा कि नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज यू हैव ब्रोकन द लॉ, you will have to bear it now, you will have to भुगतना पड़ेगा, इसलिए नॉट अलाउड। तो मानसी, breach of law is not allowed. Let us take one more type of penalty, breach of contract. मान के चलो आपने कोई पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप इस तारीख को उसको गुड डिलीवर करोगे, आपने डिलीवरी 4-5 दिन लेट की, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा था कि अगर लेट डिलीवरी होगी तो वो पार्टी आपके ऊपर पेनल्टी डालेगी, और वो पार्टी ने पेनल्टी डाली, आपने वो पेनल्टी का अमाउंट पीएनएल में डेबिट किया। अब ये बताओ, आपने क्या जानबूझ के लेट डिलीवरी की? आपको अपना गुडविल खराब करने का ज्यादा शौक है? कोई परिस्थिति थी, कोई मजबूरी थी, उसकी वजह से हुआ। दूसरा एग्जांपल, आपने रॉन्ग डिलीवरी दी थी, गलती से कोई दूसरे गुड्स पहुंचा दिए, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हुआ। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई ये आपने जानबूझ के तो नहीं किया, इसमें आप जो है कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ब्रीच हुआ है उसमें आपको नुकसान भी हुआ है, तो जाओ तुम क्या याद रखोगे? अलाउ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर पेनल्टी है तो अलाउड है, ब्रीच ऑफ लॉ की अगर पेनल्टी है तो नॉट अलाउड है, इतना याद रखना। तो पेनल्टी, कोई बोलेगा सर कुछ नहीं दिया तो ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स तो अलाउड। ओके फाइन, ये भी हो गया। तो अभी तक हमारा बी हो गया और पी हो गया, बेपासा। ए से आता है एडवर्टीजमेंट, छोटी छोटी बातें हैं, देखते हैं आज कितना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा आज का आज ही करना है, क्रेडिट साइड भी करना है, डेबिट साइड भी अगर हो जाएगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा। एडवर्टीजमेंट, अब आप बिजनेसमैन हो, आपको मालूम है बिजनेस में ये होता है, इको में बताया था मैंने, गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, तो एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा। एडवर्टाइज जो आपको करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट कई टाइप के होते हैं, रेडियो में दिया, टीवी में दिया, इंटरनेट पे दिया, यूट्यूब पे दिया, इस पे उस पे जो भी है, बैनर लगाया, पैम्फलेट बांटा, जो भी है। ये अकाउंटेंसी के एंगल से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एज रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू। पहले 3 की बात करते हैं, चौथा अभी बात नहीं करेंगे। रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू। अकाउंट्स तो आप जानते ही हो, बार बार लगातार खर्चा हुआ है रेवेन्यू। एडवर्टाइजमेंट क्यों किया आपने? बिजनेस के लिए किया, रिलेटेड टू बिजनेस हुआ, टीवी में, रेडियो में, जो भी है, क्या करेंगे? अलाउड। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट ऐसा खर्चा करते हो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं? वेयर डू यू शो द एंट्री फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? लाइक यू हैव incurred some advertisement on purchase or making of some asset, you show it in balance sheet, very good. And that statement that you have prepared now, is it P&L or balance sheet? It is P&L, मतलब you have written it in wrong address. अब मेरा फ्लैट नंबर समझो, मान के चलो एग्जांपल है, असली में नहीं है, 604 है, और मैं गलती से 704 में घुस गया, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, ऐसा थोड़ी चलता है। तो सेम वे पीएनएल का आइटम आप बैलेंस शीट का आइटम आप पीएनएल में कैसे लिख सकते हो? तो इसका मतलब यू टेल मी, अलाउड के नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। सुन लो, कोई भी टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। हम उसके डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, और वो डेप्रिसिएशन में बाद में बताऊंगा, वो आएगा विपाशा देवी में बाद में, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। ओके,
आप कोई बोलेगा सर लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कैपिटल कैसे हो सकता है? अभी एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से अपना बड़ा बड़ा हाईवे नहीं है अपना, ये काशी मीरा फ्लाईओवर कितना बड़ा है। एक बार गलती से मैं ध्यान नहीं दिया, गाड़ी चला रहा था और गाड़ी ब्रिज पे ले ली, मैं बोला मर गए। सीधा नायगांव में बाहर निकले, सीधा नायगांव में बाहर निकले, मतलब मर गए, गया 2 लीटर पेट्रोल। तो इन अदर वर्ड्स ये गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा बाय द वे मैं वो एग्जांपल दे दूं, तो ये इतना बड़ा फ्लाईओवर है अपना काशी मीरा का, तो गाड़ी जब चलाए तो बहुत ध्यान रखना है, लेफ्ट इंडिकेटर देके पहले अपना लेफ्ट मार देने का, नहीं तो चढ़ गए ब्रिज पे तो सीधा नायगांव उतरेंगे। तो वही है कि वो ब्रिज पे ना एक बड़ा बोर्ड था स्टील का, और वो लाइटिंग वाइटिंग थी और जगमग जगमग हो रहा था, शॉपर स्टॉप करके। शॉपर स्टॉप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसने एक बड़ा बोर्ड लिया, वो नियॉन साइन कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, नियॉन साइन सुना है आपने, चमकता है ना वगैरह वगैरह। अब आप बताओ ये कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल? धीरज वो टाइम पे अपन यू टर्न मारेंगे ना तो पीछे से ट्रक ठोक देंगे, वो टाइम पे यू टर्न नहीं मार सकते, 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। हाँ जल्दी बताओ, ये कैपिटल हुआ ना? स्टील का बड़ा बोर्ड है या नियॉन साइन है तो कैपिटल हुआ ऑब्वियसली। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, चलो ठीक है। अच्छा अमान आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सैंपल वगैरह, वो तो ऑब्वियसली अलाउड है ना। एडवर्टाइजमेंट कोई भी नेचर का हो, रेडियो में दो, टीवी में दो, नेट पे दो, यूट्यूब पे दो, जो भी हो, रेवेन्यू नेचर अलाउड है, कैपिटल नेचर नॉट अलाउड है। अच्छा डेफर्ड रेवेन्यू की बात करते हैं। आप तो सब लोग सीपीटी पास स्टूडेंट्स हो, तो आपको तो अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है। डेफर्ड रेवेन्यू पता है ना अकाउंट्स में क्या होता है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है परंतु उसका बेनिफिट एक से ज्यादा साल आने वाला है। एक शॉर्ट भाषा में बोल रहा हूँ, बेनिफिट इज गोइंग टू अराइज फॉर मोर देन 1 ईयर। लेट अस से पेप्सी कंपनी ने 300 करोड़ का ऐड किया आईपीएल में, अभी आईपीएल आ रहा है ना भाई, प्लेयर्स भी बहुत महंगे महंगे बिके, अपना अर्जुन भाई भी 20 लाख में गए, बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे सेल हुए। तो हुआ ये कि पेप्सी ने 300 करोड़ का ऐड किया। कितना करोड़? 300 करोड़ पीएनएल में डेबिट किया। वैसे बाय द वे डेफर्ड रेवेन्यू है 300 करोड़। कंपनी ने डिसाइड किया कि इट विल राइट ऑफ इन 3 इयर्स। वो कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी क्या सोचती है, 3 इयर्स में राइट ऑफ करेगी। तो इस साल 100 करोड़ और 200 करोड़ बैलेंस शीट में जाएगा, अगले साल फिर 100 करोड़, फिर बैलेंस शीट में से बाकी, फिर अगले साल 100 करोड़। वो अकाउंट्स आपको आता है, मुझे मालूम। तो इन अदर वर्ड्स इट विल बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स एज फार एज अकाउंटेंसी इज कंसर्न। बट टैक्सेशन ये कहता है, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन हमारा दोस्त है, टैक्सेशन कहता है तुमने जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, दो उसका बेनिफिट आने वाले सालों में आएगा, बट इनकम टैक्स एक्ट आपको पूरे का पूरा खर्चा इसी साल अलाउ करेगा। तथास्तु, ऐश करो, पूरा का पूरा इसी साल अलाउड होगा, मतलब आगे फिर नहीं होगा, पूरा एक साथ दे देंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट आपका दोस्त है, पूरा अलाउड। याद रहे हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रेवेन्यू अलाउड, कुछ नहीं दिया तो रेवेन्यू। कैपिटल है नॉट अलाउड। अगर डेफर्ड रेवेन्यू है, मतलब पीएनएल में लिखा है एडवर्टाइजमेंट 300 करोड़, नीचे लिखा है द एक्सपेंस वाज डेफर्ड इन नेचर, इट इज टू बी रिटन ऑफ इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अकाउंट्स क्या कहता है? तेल लेने गया, हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स कहता है जा पूरा का पूरा अलाउड। ठीक है, याद रखेंगे। और एक बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी, आपने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या पैम्फलेट या ब्राउशर या सोवेनियर या कोई भी तरीके से ऐड किया है। लेट अस से हमारे कृतिन भाई बीजेपी के एक बहुत ही लाइव कार्यकर्ता है, बीजेपी के पार्टी के एक मुख्य कार्यकर्ता है, हाँ कार्यकर्ता है, और इनका खुद का बिजनेस भी है। इनकी एक साड़ी की दुकान है शांति नगर में, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बीजेपी को 1 लाख रुपया, नहीं सॉरी, बीजेपी के सोविनियर में 1 लाख रुपए का ऐड किया उनकी साड़ी की दुकान का। या तो वो जो भी पार्टी हो, ऐसा नहीं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, न्यूज़पेपर में या पैम्फलेट में या सोविनियर या ब्राउचर में पॉलिटिकल पार्टी के आपने ऐड दिया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। बिजनेस के लिए अगर आप ऐड दे रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। बट ये न्यूज़पेपर, ये पैम्फलेट, ये सोविनियर, ये
ब्राउचर पॉलिटिकल पार्टी का है और इनकम टैक्स एक्ट नहीं चाहता कि पॉलिटिक्स और बिजनेस मिक्स हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या पैम्फलेट या ब्राउचर या सोविनियर में ऐड करेंगे तो वेरी सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट आपको ये अलाउ नहीं करता। और ये सब हम सेक्शन वाइज देखेंगे। जैसे मैंने बैड डेब्ट्स कहा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट कहा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, मैंने एडवर्टाइजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहा सेक्शन 37 2B। ये सब बाद में सेक्शन वाइज जब आएगा तब अपना टाइम बच जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट द सेक्शंस नाउ, फर्स्ट वी आर मेकिंग द बेस। सो अब आप शॉर्ट में मेरे को आंसर दोगे। एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एक बुकलेट की तरह होता है वसुधा, एक बुकलेट की तरह होता है, एक सोविनियर, जो भाई उसने क्या क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, क्या प्लान्स है, ये सब उसमें लिखा होता है। ओके, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पॉलिटिकल पार्टी दिखते ही नॉट अलाउड बोलने का, सीधी बात। बाकी मैंने आपको बता दिया। बिपाशा में अब आने को एग्जांपल लिखा है, न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पैम्फलेट, सोविनियर, ब्राउचर एटसेट्रा। तो बिपाशा में पहले बी से क्या आया, बैड डेब्ट, पी से आया पेनल्टी, ए से आया एडवर्टाइजमेंट, एस बहुत ही सिंपल सैलरी। आप बिजनेसमैन हो, आपको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। आई होप साथ में लिख रहे हैं सब लोग, लिख रहे हैं ना, सैलरी तो देनी पड़ेगी। अब जो आप अपने एज अ बिजनेसमैन सैलरी दोगे तो वो आपका बिजनेस का खर्चा हुआ। तो यू टेल मी, स्टाफ को आप जो सैलरी दोगे वो अलाउड के नॉट अलाउड? स्टाफ को आप जो सैलरी दोगे तो क्या होगा, अलाउड ऑब्वियसली। अच्छा, कई बार बिजनेसमैन ऐसा चालाक होता है कि वो खुद को भी सैलरी देता है, सैलरी टू सेल्फ और पीएनएल में डेबिट करता है। सैलरी टू सेल्फ, नाउ यू टेल मी, वो खुद को सैलरी दे रहा है। अकाउंट्स में इसको हम नोशनल कहते हैं, आपने नोशनल सुना है? अनरियल, हाउ कैन यू पे टू योरसेल्फ? आप तो एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो any amount or any expense which is paid by the proprietor to himself, the businessman to himself, shall not be allowed. सैलरी के आगे मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, रेंट खुद को दिया, इंटरेस्ट खुद को दिया, नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज इट इज नोशनल, अनरियल। तो सैलरी टू स्टाफ इज अलाउड, कुछ नहीं दिया तो स्टाफ है, और अगर टू सेल्फ दिया है तो नॉट अलाउड। तो विपाशा में ये देखो नोशनल, विपाशा में एस ए से सैलरी हो गए, सा विपाशा, सा से सैलरी, सा से सैलरी, सालारी, सालेरी, सैलरी, जो भी। तो विपाशा तक अभी हमने कवर किया। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, विपाशा तक हो गया। पहले मैं इसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम आगे देवी और टीबी एलआईसी की बात भी करेंगे। सो पहले बेबी को बेस पसंद है तो पहले बेस सीखना पड़ेगा। लिख लिया तो वेरी गुड। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, साथ में आप लिख रहे हो तो टाइम बच रहा है अपना। चलो आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। हु आर यू? आई एम कृतिन। हु आर यू? You are a businessman. You are doing business. You are selling goods. Which account you are maintaining? Which P&L? Are you debiting all expenses, business as well as non-business, in the P&L? Yes. Yes ना, तुम तो गलत दिखाओगे ना. You are creating all incomes. Yes. So the net profit that you are deriving, on that if you pay tax, is it right or wrong? Wrong. That means you will have to prepare a new statement. That statement will be called statement of income from business to calculate taxable income from business. How that statement is to be prepared, we have not talked till now. First, we are talking about how to deal with the P&L. First, we are talking about debit side. So debit side, we know as far as expenses are concerned, they can be categorized into two categories, allowed wale or not allowed wale. Those expenses which are related to business shall be allowed, and those expenses which are not related to business shall be not allowed.
We have covered some of them in our code word. The first one is बिपाशा देवी टीबी LIC etc. बिपाशा देवी को क्या हुआ? टीबी हुई, नहीं कोरोना नहीं हुआ, टीबी हुई. कहाँ गई वो? LIC, वहां क्या हुआ? एटसेट्रा हुआ. बी से क्या आता है? बैड डेट. अगर बैड डेट एक्चुअल हुए तो क्या करेंगे? अलाउ. पर्सनल हुए तो नॉट अलाउड. आरडीडी हुआ तो नॉट अलाउड. एन लिख सकते हो. ए अलाउड होगा तो ए लिखो, नॉट अलाउड होगा तो एन लिखो. पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ हुआ तो नॉट अलाउड. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अलाउड. एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हुआ तो अलाउड. कैपिटल नॉट अलाउड. डेफर्ड रेवेन्यू अलाउड. पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड. सैलरी टू स्टाफ अलाउड. सैलरी टू सेल्फ नॉट अलाउड. तो मैंने कहा ना, कोई टॉपिक सैलरी या ये आपस में इंटररिलेटेड नहीं है. जो आज पहला लेक्चर भी अगर आ रहा है वो भी चैंपियन बन जाएगा. ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं. देवी 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 नमस्ते देवी. डी से आता है डेप्रिसिएशन. देखो भाई, मैं एसेट खरीदता हूं बिजनेस के लिए, वो अलाउड नहीं होता क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं, मैंने पहले भी बोला. लेकिन उस एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना तो मेरा हक है. डेप्रिसिएशन तो मैं खर्चा क्लेम करूंगा. साडा हक एथे रख. Depreciation will be allowed. Of course, if the asset is used for business, obviously, मैं घर के asset की बात कर भी नहीं रहा. If you are using the asset for business, furniture, plant, machinery, जो भी है, तो उसका depreciation आपको allowed होगा. But income tax act section 32 कहता है कि आपको depreciation सिर्फ WDV मेथड से अलाउ होगा, SLM से नहीं होगा. वो इनकम टैक्स एक्ट की मर्जी है. इन अदर वर्ड्स, अमाउंट भी कम होता है ना WDV में. Depreciation will be allowed if the asset is for business. एंड अभी के लिए इतना याद रखना है, WDV मेथड, SLM मेथड नॉट अलाउड. जल्दी से लिख दो. डेप्रिसिएशन, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड वो सब बाद में आएगा, डोंट वरी. देवी ई फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. यू आर अ बिजनेसमैन. आपको क्लाइंट्स कस्टमर्स को खुश रखना पड़ेगा. क्या लैब्राडोर, आपको क्लाइंट कस्टमर को खुश रखना पड़ेगा. उनको घुमाना, फिराना, खिलाना, पिलाना. इस टॉपिक में यू एज अ बिजनेसमैन यू आर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन योर क्लाइंट कस्टमर. घुमाना, फिराना, खिलाना, पिलाना करना पड़ता है भाई. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार मैं Hyundai सर्विस सेंटर गया था. छोटी मोटी कार है, रुतिन आपको तो मालूम ही है. तो लोडा एक्वा है ना, वहां पर Hyundai का सर्विस सेंटर है. कार लगाई मैंने, फिर जो रिप्रेजेंटेटिव से बात करने का, भाई सर्विस है, वॉश है वगैरह. सर आप थोड़ी देर, आप 10 मिनट्स जरा वेट करें, कस्टमर लॉन्च है, वहां जाइए, आप आराम करें. ठीक है. ओहो, ऐसा लगा अपन तो 5 स्टार होटल में आ गए. ओ एसी वेसी चालू, वो टीवी, बिस्किट, क्रैक जैक, मोनेको, पार्ले जी, चाय, कॉफी, बिस्लरी वाटर. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. मैं तो 2 पैकेट लेके भी आया साथ में घर. तो इन अदर वर्ड्स मैंने कहा कि ये मैं कौन हूँ? कस्टमर हूँ. और वो मुझे खुश रखने के लिए इन लोगों ने मुझे, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, कुछ फैसिलिटीज भी दी कि आप आराम से सर रेस्ट लो, एसी में बैठो, आप टेंशन मत लो, बिस्किट बिस्किट खाओ, चाय पियो, टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आप टेंशन मत लो. तो जो भी क्लाइंट कस्टमर के ऊपर जो भी खर्चा हो किसी भी टाइप का, जो भी इंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए, तो वो क्लाइंट कस्टमर के लिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो अलाउड होगा. लेकिन अगर वही पर्सनल पर्पस के लिए हुआ, मैं खुद के ऊपर, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करता हूँ, तो ऑब्वियसली नॉट अलाउड होगा. मैं फैमिली के साथ घूमने के लिए गया हूँ और मैं बिजनेस में खर्चा क्लेम करूंगा, नॉट अलाउड. तो सीधी बात, एंटरटेनमेंट फॉर क्लाइंट कस्टमर अलाउड, फॉर पर्सनल पर्पस नॉट अलाउड. तो क्वेश्चन में दिया है. देवी देवी वी वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, पहले सुनो. आप याद रखना, इस टॉपिक में आप एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉयर हो. मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बॉस हो, एम्प्लॉयर हो. आपके कुछ एम्प्लॉइज इस साल रिटायर हो गए टाइम से पहले.
तो आपने उनको कंपेंसेशन दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये खर्चा तो अलाउड है, या आप जो पेमेंट उनको दिए हो, बट इट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। क्या बात है कि अमाउंट नॉर्मली बड़ा अमाउंट होता है, तो दे डोंट वांट यू टू क्लेम द फुल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर इटसेल्फ, दे आर अलाउइंग यू इन 5 पार्ट्स 5 ईयर्स में स्प्रेड करके 1/5 एवरी ईयर। तो मान के चलो अगर 50 लाख एग्जांपल है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपोनेंट डेबिट है पीएनएल में, तो 50 लाख में से करंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ 1/5 मतलब 10 लाख अलाउड होगा, 40 लाख नॉट अलाउड होगा, वो आगे के 4 साल में अलाउड होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपोनेंट अगर क्वेश्चन में है पीएनएल में, तो 1/5 आप अलाउ करोगे, 4/5 नॉट अलाउड करोगे। तो इतना आपको याद रखना है, सेक्शन 35D है उसका, सेक्शन वाइज तो बाद में आएगा ही। 1/5 अलाउड, 4/5 नॉट अलाउड, ठीक है। देवी देवी, D for depreciation, E for entertainment, V for voluntary retirement compensation, I for insurance, अभी आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। छोटे छोटे हैं, जरा भी टाइम नहीं लगेगा, और हम आज तो खाली बेसिक सीख रहे हैं, अलाउड नॉट अलाउड सीख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं सीख रहे। नाउ लेट अस कम टू I, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको पता है रिस्क कितना कितना रिस्क है। अभी लास्ट वीक में देखो ना, 2-3 अर्थक्वेक आके गए, कजाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में आया, हमारे गांव सीकर में भी हलचल हुई, भूचाल आया, दिल्ली में आया, मतलब वो पूरा शायद फॉल्ट लाइन था, तो अर्थक्वेक्स भी आए, और पता ही है बाकी भी, फायर, अर्थक्वेक, ये वो, मतलब चोरी, ये वो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप नहीं चाहते हो कि आपके बिजनेस का इंश्योरेंस हो? ऑब्वियसली आप चाहते हो। अब बिजनेस का इंश्योरेंस हो तो आपको इंश्योरेंस करवाना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो एज अ बिजनेसमैन भर रहे हो वो आपका खर्चा है। तब उस खर्चे का क्या होगा? ये इंश्योरेंस प्रीमियम अगर स्टॉक एंड एसेट्स के लिए है, तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली अलाउड होगा। इफ इट इज रिलेटेड टू स्टॉक एंड एसेट्स, तो इट विल बी अलाउड। इफ इट फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ, एम्प्लॉय का ध्यान रखना भी आपका फर्ज बनता है। एम्प्लॉय किसके लिए? बिजनेस के लिए। एम्प्लॉय कोई पर्सनल थोड़ी, वो तो मेरे बिजनेस के लिए है। तो उनके लिए आपने MIP, पता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने एम्प्लॉइज के लिए भरा, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, अलाउड। आपने LIC एम्प्लॉइज के लिए भरा, कोई बात नहीं है, अलाउड। लेकिन आपने MIP या LIC अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए भरा, तो नॉट अलाउड, क्योंकि वो पर्सनल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक के लिए या एसेट्स के लिए या एम्प्लॉइज के लिए है तो अलाउड है, लेकिन अगर खुद के लिए या खुद की फैमिली के लिए है तो नॉट अलाउड है। सो सिंपल। तो यू टेल मी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ अलाउड के नॉट अलाउड? पर्सनल हो गया ना, नॉट अलाउड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज अलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड एसेट्स अलाउड। वेरी गुड, चलो ये बात भी सही है। अब आगे बढ़ते। तो देवी में डी से डेप्रिसिएशन, साथ में लिख रहे हो ना, एक्सक्यूज मी। ई फॉर एंटरटेनमेंट, वी फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, आई फॉर इंश्योरेंस, है ना? ओके वसुधा, उसके बारे में सेक्शन 48 बाद में आएगा, डोंट वरी, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर फैमिली मेंबर ही एम्प्लॉय हुआ तो रीजनेबल अमाउंट अलाउड होगा, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड होगा, वो बाद में सेक्शन 48 में कवर होगा, आप टेंशन मत। अच्छा, TBLIC, ओ माय गॉड 345 होने आ गई। TBLIC देखते हैं कितना होता है। आई होप अभी तक तो सबने लिख दिया होगा, तो किसी का अगर बाकी है तो लिख दें। देवी 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 तक सबका हो गया तो यस लिख दें। देवी, हैप्पी वुमेन्स डे। देवी, हैप्पी वुमेन्स डे क्रोतेन, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। देवी, अरे नहीं वो तो 8 मार्च को आता है ना शायद, अच्छा कोई बात नहीं। देवी। नाउ कमिंग टू TBLIC, ओ माय गॉड, एक एक नाम हम देखते जा रहे हैं, साथ में लिखते जा रहे हैं, बेसिक्स क्लियर करते जा रहे हैं। ऐसे करने से हमें टॉपिक्स कंफर्टेबल हो जाएगा।
लॉजिक के साथ जाएंगे। टी, वेरी इंटरेस्टिंग, टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेड। आपको बहुत सारे टैक्स और ड्यूटी भरनी पड़ती होगी। दो बातें हो सकती है, या तो वो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, और वो या तो वो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब वो अलाउड। सेल टैक्स जिसको जीएसटी कहते हैं अभी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पता है, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वो भी अभी जीएसटी में आ गया है। कस्टम ड्यूटी आज भी अलग है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह, बट इनमें से कोई भी नाम हो, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अलाउड। पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था लेकिन वो सब अभी जीएसटी में आ गया है, इसलिए। तो इन अदर वर्ड्स, अरे वो टैक्स नहीं है, अरे मानसी ये वो टैक्स नहीं है जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हम जब बिजनेसमैन है, जब हम गुड्स खरीदते बेचते हैं तो अलग से भी तो टैक्स लगता है ना भाई। जीएसटी लगता है, प्रोडक्शन करते तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो कस्टम ड्यूटी लगता है। पूरी दुनिया में खाली इनकम टैक्स थोड़ी ना है, तो ये सब टैक्स भी तो भरने पड़ते हैं हमको। तो ये सब टैक्स जो हम भर रहे हैं, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज वाले हैं तो अलाउड है, लेकिन अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज वाले नहीं है, जैसे इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स भरा और चालाकी से पीएनएल में डेबिट किया टू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा क्या पागल समझे हमको, ये इनकम टैक्स तेरी पर्सनल लाइबिलिटी है, ये गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, मतलब नॉट अलाउड। सेम वे वेल्थ टैक्स, देखो भाई वेल्थ टैक्स तो अभी निकाल ही दिया इंडिया में, बहुत पहले ही निकाल दिया था, बट कुछ पागल होता है लोग फिर भी, या पुराने प्रॉब्लम में दिखता है। वेल्थ टैक्स क्या होता है? इट यूज्ड टू बी वेल्थ टैक्स एक्ट, हमने अपने जमाने में पढ़ा है वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, टैक्स ऑन वेल्थ ऑफ गुड्स, नॉट वेल्थ ऑफ, टैक्स ऑन द वेल्थ, टैक्स ऑन जो तुम्हारी वेल्थ है, बट जो तुम्हारी वेल्थ है, अगेन पर्सनल, नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अलाउड। तो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सेल टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह अलाउड, नॉट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अलाउड, इतना याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। टैक्स अगर हम टाइम पे नहीं भरते तो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। पहले इंटरेस्ट की बात करता हूं, जैसे इनकम टैक्स है तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, सेल टैक्स है इंटरेस्ट ऑन सेल टैक्स, जीएसटी इंटरेस्ट ऑन जीएसटी। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है, आपने पीएनएल में डेबिट किया। अब ये अलाउड है कि नॉट अलाउड, इसकी सेम लॉजिक है जो टैक्स की है। अगर एक पर्टिकुलर टैक्स अलाउड है तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउड है, हक से लूंगा मैं, ब्याज भी दे रहा हूं ना आपको। और एक टैक्स अगर नॉट अलाउड है तो उसका इंटरेस्ट भी नॉट अलाउड है, क्योंकि आपको टैक्स ही अलाउड नहीं है। In other words, the rule for interest on tax paid is same as that of tax paid. Example, sale tax, GST, excise duty का इंटरेस्ट है अलाउड, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का इंटरेस्ट है नॉट अलाउड। तो याद रहे टैक्स और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट सेम है। अब ध्यान से सब लोग सुनो, टैक्स आपने नहीं भरा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा, और शायद आपके ऊपर, रुको ना बता रहा हूं, कृतिन अभी आ रहा है, और शायद आपके ऊपर पेनल्टी भी लगी। एज पर लॉ कृतिन, इंटरेस्ट और पेनल्टी में डिफरेंशिएशन है। पहले नॉर्मली, वैसे कई बार साथ साथ भी होता है, इंटरेस्ट लगता है और साथ साथ या कई बार उसके बाद पेनल्टी लगती है। हर एक्ट में अलग प्रोविजन है इंटरेस्ट के और अलग प्रोविजन है पेनल्टीज के। इनकम टैक्स एक्ट में भी है। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में आगे इंटरेस्ट सेक्शन 234A, 234B, 234C सीखेंगे, और पेनल्टीज आप सीधा सीए फाइनल में सीखोगे। तो पेनल्टी अलग से गवर्नमेंट तुम्हारी बैंड बजाने के लिए अब तुमको सजा दे रही है। सजा इसलिए क्योंकि वो अलाउड नहीं है, और इंटरेस्ट भाई देर से भरने का अलग से ब्याज ले रही है। पेनल्टी का क्या होता है? वी नो पेनल्टी इज नेवर अलाउड, यू आर ब्रेकिंग द लॉ, तो पेनल्टी इज नेवर अलाउड। So now I want you to visualize all three things: tax, interest, and penalty, and I want you to think and answer. Debit side, income tax, allowed के not allowed? Not allowed. Income tax का interest, not allowed. Income tax की penalty, not allowed. क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है। अगर लॉ तोड़ा है तो ना टैक्स अलाउड है, ना उसका इंटरेस्ट अलाउड है, ना उसकी पेनल्टी अलाउड है। अच्छा, टू जीएसटी,
गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी अलाउ टू इंटरेस्ट ऑन जीएसटी अलाउ टू पेनल्टी ऑन जीएसटी, वेरी गुड, पेनल्टी नॉट अलाउड, बराबर है ना। तो पेनल्टी कोई भी हो, इनकम टैक्स की हो या जीएसटी की हो, पेनल्टी कभी अलाउड नहीं होगी। और रही बात टैक्स और इंटरेस्ट की, अगर वो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज तो उसका टैक्स इंटरेस्ट अलाउड है, अगर वो रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो उसका टैक्स इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। अब तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। पेनल्टी हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो प्लीज राइट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिख दें, उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं। कल कंटिन्यू करते हैं, फिर क्रेडिट साइड की बात करेंगे, फिर फॉर्मेट की बात करेंगे, फिर मैं पॉइंट्स बताऊंगा। सब लोग ब्रेक ले लें, अभी लेक्चर लीव कर सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ, सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एवरीवन। मोहम्मद है, हाउस प्रॉपर्टी अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस का लॉ अलग से इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग से दिया है, उधर अलग फंडा है, इधर अलग फंडा है। और इंटरेस्ट टैक्सेबल होता भी नहीं है, इंटरेस्ट तो पेएबल होता है, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल। मोहम्मद, इंटरेस्ट इज नॉट अ इनकम, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ एक्सपेंस। मोहम्मद, आप टैक्सेबल की बात कहाँ से कर रहे हो? ओके, बाय देन, सी यू, बाय बाय।